स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाँ भाई आ रहा हूँ सब्र करो ना थोड़ा। क्या आप ही रामनाथ जी हैं? मैं ही रामनाथ हूँ, बोलिए। आपके लिए नोटिस है, आपको ये घर खाली करना होगा क्योंकि आप यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। क्या? घर की मालकिन शांति देवी ने आपके खिलाफ केस दायर किया है। आप कई महीनों से किराया नहीं दे रहे और कब्जा करके बैठे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये घर मेरा है, मैंने बनवाया है ये घर, मुझे कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। कोई शांति वांति का घर नहीं है ये। क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें? मैं भी लॉयर, पेपर्स दिखाइए। देखिए, अगर आप लॉयर हैं तो आप समझ सकते हैं। इनको कोर्ट ने 48 घंटे का वक्त दिया। देखिए ये पेपर्स, ये घर शांति देवी का है और इन्हें निकलना होगा। ऐसे कैसे निकलना होगा? ये ठीक कह रहे हैं अंकल, आपको ये घर खाली करना होगा। क्या? जी। अंकल क्या हो रहा है? अरे अरे डॉक्टर को बुलाओ। अरे आज के दौर में जहां महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है, वहां एक आम आदमी का अपने मूल्यों और ईमानदारी के साथ अपने सपने पूरे करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। रामनाथ जी भी ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा और पाई पाई बचाकर अपना एक घर बनाया। लेकिन उनके इस आशियाने पर बिजली तब गिरी जब अदालत ने उन्हें घर खाली करने का नोटिस दे दिया। दलील ये थी कि रामनाथ उस घर में अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन रामनाथ इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते थे। ऐसे में क्या सच था और क्या झूठ? क्या पुलिस और वकील सच कह रहे थे या फिर रामनाथ जी? और कौन थी ये शांति देवी जो इस घर पर अपना कब्जा बता रही थी? इन सारे सवालों की कड़ी जुड़ी है 4 साल पहले की उस घटना से जब रामनाथ जी नौकरी से रिटायर हुए थे। रामनाथ जी, कल से ऑफिस तो होगा नहीं और खर्चे ज्यों के त्यों। आपने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी, कभी रिश्वत तो ली नहीं। अब आगे क्या करेंगे? विजय जी, अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा, मकान बनवाने। ये जो ग्रेच्युटी के पैसे मिलेंगे, पीएफ के पैसे मिलेंगे, उससे मकान बन जाएगा। उसकी हमें चिंता नहीं है। अच्छा, हमें अब इजाजत दीजिए, पत्नी इंतजार कर रही होगी। अरे डिब्बा लेने नहीं, बड़ी डांट पड़ेगी घर पे। नमस्कार नमस्कार। तुमने आज तक जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक कि अपनी सारी जिंदगी मुझे सौंप दी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद हमारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, ये घर। जो भी है पापा जी, मकान बड़ा शानदार बनाया आपने, एकदम खुला हवादार। पर पापा, इतना बड़ा मकान खरीदने की क्या जरूरत थी? बेटा, माँ बाप जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत आगे की सोच के करते हैं। ये जो घर का पीछे का हिस्सा है ना, वो तो तुम्हारा है। हमारे लिए? हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए है। दामाद जी कह रहे थे कि 1-2 साल में इनका ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग यहीं आके रहना हमारे पास। चलिए ठीक है, लेकिन तब तक घर का पिछला हिस्सा आप रेंट पे दे सकते हैं। अरे हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बात तो सही है, कल सुबह ही लगा देते हैं टूलेट की तख्ती। बढ़िया। हाँ। आ रहा हूँ 1 मिनट। हाँ जी कहिए। हेलो सर। नमस्कार, कहिए। सर, क्या ये मकान किराए के लिए खाली है? हाँ हाँ बिल्कुल खाली है, आओ आओ अंदर आ जाओ। सर वो जरा कुत्ते को किनारे कर लीजिए प्लीज। कुत्ता?
अरे ये सिर्फ बोर्ड है, कुत्ता नहीं है अंदर। वो तो इसलिए लगा रखा है कि कोई भी अनजान आदमी कुछ भी गड़बड़ करने के पहले 100 बार सोचे। आ जाओ अंदर आ। थैंक यू सर। एक मिनट दरवाजा बंद कर दो। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं, मेरी वाइफ और एक बेटा है 6 साल का। अरे वाह। एक काम करो बेटा, वो जो बाहर के दरवाजे पर बुलेट की तख्ती लगी है ना, वो निकाल दो। जी हाँ भाई, अब घर मिल गया है तुम्हें। थैंक यू वेरी मच सर। हम कल ही किराएनामे की डीड बनवा लेते हैं। और बेटा कहाँ काम करते हो? सर मैं लॉयर। अच्छा लॉयर है। चलो ठीक है, अच्छा है, हमारे घर में लॉयर भी रहेगा। रामनाथ जी बेहद खुश थे, और क्यों ना होते। एक पारिवारिक मीठा बोलने वाला सभ्य किराएदार मिले तो किस मकान मालिक को खुशी नहीं हो। शक्ति ने अगले ही दिन 11 महीनों की डील करवा ली। रामनाथ जी को लगातार पेशगी किराया मिलता रहा, और शक्ति के मिलनसार स्वभाव की वजह से कुछ ही महीनों में उनके शक्ति के साथ घरेलू संबंध हो चले। उम्र के इस पड़ाव पर रामनाथ जी एक खुशहाल और मुकम्मल जिंदगी का एहसास कर रहे थे। इसी बीच किराए के एग्रीमेंट की वो मियाद खत्म हो गई जो 11 महीनों की थी। इधर करार खत्म हुआ, उधर रामनाथ जी और उनके किराएदार शक्ति के संबंधों ने एक नई करवट ली। ये लीजिए अंकल, आज किराएनामे की डील फिर से रिन्यू करा लेते हैं 5% बढ़ोतरी के साथ। बेटा वैसे ये सब करवाते तो तुम ही हो, लेकिन सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। ये डील रिन्यू करने में पैसे कितने लग जाते होंगे? अंकल स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कुल मिलाकर लगभग 2,500 तक लग जाते हैं। आजकल स्टैम्प ड्यूटी भी तो बढ़ गई है। 2,500 रुपए? जी अंकल। काम करते हैं, ये डील रिन्यू करने की जरूरत ही क्या है? तुम ऐसे ही रहो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ, और डील तो फिर परायों के साथ होती है, तुम तो अपने हो। वैसे पैसे बचेंगे तो अच्छा ही रहेगा। हाँ और क्या। वैसे अंकल, आपको जब भी मकान खाली करवाना हो, आप बस मुझे 2 महीने पहले बोल दीजिएगा, मैं मकान खाली कर दूंगा। ठीक है ठीक है। अब तेरे 2,500 रुपए बच गए हैं, तो शंकर की दुकान पे चल के 25 रुपए की चाट तो खिला दे। अरे शक्ति बेटा, मिठाई खिलाओ, एसी लग गया है अब तो। क्या मिठाई खिलाऊं अंकल? एसी लेने से पहले ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ? आपके मकान का कनेक्शन सिर्फ 2 किलोवाट का है। अब इसमें तो एसी नहीं चलता ना। 2 मंजिलें हैं, 2 परिवार हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही बिजली के ऑफिस जाकर के 3 फेज कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अरे PWD के कर्मचारी रहे हैं हम, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। ऐसे काम होगा तुम्हारे अंकल का। हाँ चिंता मत करो। Very good, and 5 and 3, and you come here. Now my turn. 4 and 3. आइए अंकल, देखिए खेल कितना मजेदार चल रहा है। ओके, यू टर्न। खेल तो ये सरकारी दफ्तर वाले खेलते हैं। कब क्या? अरे कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुबह से दौड़ा दौड़ा कर मेरी जान निकाल ली। पानी पी लीजिए। बिना पैसा लिए फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने को तैयार नहीं है। शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। शिकायत करने की धमकी दो तो कहते हैं सीनियर सिटीजन हो, 2 किलोवाट बिजली में काम चलाओ ना। क्या जरूरत है आपको 3 फेज कनेक्शन की? ये लोग ऐसे ही होते हैं अंकल, कभी शरीफ आदमी की बात नहीं सुनते। हमेशा प्रेशर डालना पड़ता है इनके ऊपर। पर आप चिंता मत कीजिए, अब ये कनेक्शन कल ही लगेगा। कैसे लगेगा बेटा? बस आप लोग मुझे एक अथॉरिटी लेटर दे दीजिए। अरे बेटा तू कोई भी लेटर ले ले, अब तू ही संभाल इसे। मैं तो बुढ़ापे में इतनी भागदौड़ कर नहीं सकता। मैं करूंगा ना अंकल। बेटा ये अथॉरिटी लेटर है, जी अंकल। और ये बिजली का बिल लेटेस्ट। थैंक यू अंकल। इतना अच्छे हो गए ना पौधे अभी। हाँ पौधे तो अच्छे हो गए, लेकिन कटिंग नहीं हुई है, बढ़ेंगे नहीं अच्छे से। अब माली आ नहीं रहा, हमें ही करना पड़ेगा सब। तो आप ही कर लेना। अंकल चलिए मिठाई खाइए। किस बात की? आपका काम हो गया। जी हाँ, वो भी बिना रिश्वत दिए और बिना दौड़े भागे। अरे वाह। 3 फेज कनेक्शन कल ही लग जाएगा। ये लीजिए, और फिर देखिएगा कल हम लोग एसी की ठंडी हवा में बैठ के चाय पियेंगे। ये लीजिए आपके दस्तावेज। बेटा
ये दस्तावेज तुम ही रख लो। अब नल का भी तो नया कनेक्शन लेना ही है ना, पानी का प्रेशर बहुत कम आता है, तो करवाना तो तुम्हें ही है ना। डोंट वरी अंकल, आपका काम हो जाएगा। जी ठीक है बेटा। अरे भाई ये खाने के साथ सबको दे देना। ठीक है। आओ। रामनाथ जी शक्ति पर अंधा विश्वास करने लगे थे। कभी बाहर जाते तो पूरा घर उसके हवाले कर जाते, यहाँ तक कि वो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी उसके हवाले करने लगे। लेकिन क्या एक अजनबी पर इतना भरोसा करना किसी बड़े धोखे या अपराध को बुलावा देने के बराबर नहीं? भरोसे का मतलब ये तो नहीं कि अपने विवेक को ही दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन अब किराएदार से परिवार का हिस्सा बन चुका शक्ति दिनों दिन उनका विश्वास जीतता जा रहा था। और यूं ही 2 साल गुजर गए। किराए के उस अग्रीमेंट की मियाद तो कब की खत्म हो चुकी थी। अब देखना यह था कि रामनाथ जी के भरोसे या यूं कहिए कि शक्ति पर उनके विश्वास की उम्र कितनी थी। आओ रमा, हाँ। कम से कम अपने घर पहुंच गए जी। एक मिनट बंद कर दे। ऊपर वाला कमरा तो बंद था, ये कौन है ऊपर? शक्ति! 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 जी अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। ये सब क्या है पहले बताओ। अंकल देखिए मैं सब बताता हूँ, पहले आप ये 5,000 रुपए रखिए। 5? जी रखिए ना। देखिए अंकल बात ऐसी है कि मेरे एक जानकार के बेटे हैं, शहर पढ़ने आए, ठिकाना नहीं था और महीने के 5,000 देने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा रख लूँ, आप यहाँ थे नहीं और शालिनी जी का फ़ोन नंबर मेरे पास था नहीं, मैंने खुद ही ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करवा दिया। देखिए सिर्फ 2,000 का खर्चा आया अंकल, और आप जब चाहें इसे हटवा भी सकते हैं। ये 5,000 रुपये 1 महीने का एडवांस किराया है। मुझे लगा आप माइंड नहीं करोगे, इसलिए माफ कर दीजिए अंकल। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आज ही से हटवा दूंगा। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। एक पल के लिए मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तो क्या है ना कि जिंदगी भर की कमाई से ये घर बनवाया, इसलिए थोड़ा सा डर गए थे। उम्र हो गई है ना। वरना आजकल कोई किसी के बारे में कहाँ सोचता है। कोई बात नहीं आंटी, मैं आप लोगों का अपना ही तो हूँ, और अगर गुस्से में अंकल ने कुछ कह भी दिया हो तो कोई बात नहीं। हाँ क्यों नहीं। आओ रमा। रामनाथ जी खुश थे। अब उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कहीं शक्ति उनके भरोसे का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा और कहीं धीरे धीरे उनके घर में अपने पांव तो नहीं पसार रहा। 4 साल गुजरने के बाद भी ये सवाल उनके जहन में नहीं आया, लेकिन ये लाजमी सवाल एक दिन उनकी बेटी शालिनी के दिमाग में आ गया जब वो उनसे मिलने आई हुई। पापा पूरे 4 साल हो गए वो शक्ति इस घर में रह रहा है। आपके और उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या है? हाँ मेरी बात तो सुनो माँ, तुम तो बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ जाती हो मेरे ऊपर। अरे बहुत शरीफ बच्चा है वो, और उसने तो मुझसे कहा था कि शालिनी दीदी को जब आना हो तो मुझे 2 महीने पहले बता दीजिएगा, मैं घर खाली कर दूंगा। पर पापा किसी की नियत बदलने में टाइम कहाँ लगता है। मैंने देखा है अपने पड़ोस में, उन्होंने ऐसे ही मकान किराए पे दिया था और किराएदार ने हड़प लिया। देखिए पापा, उस शक्ति को आप बोल दीजिए और किसी और किराएदार को रख लीजिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तूने कह दिया है ना, मैं अच्छा सा मौका देख के बात कर लूंगा। अब तो खुश? जी पापा। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। विद्या ने कहा कि आपने बुलाया है। हाँ बुलाया है मैंने। बैठो तो आओ। जी अंकल कहिए। बेटा क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, वो शालिनी यहाँ रहने आएगी, तो बेटा अगर हो सके तो, मगर ये मकान नहीं, मतलब मेरी मजबूरी है बेटा, इसलिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, किराएदार को तो जाना ही होता है। मैं मकान खाली कर दूंगा, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। अगर आप शालिनी जी को 6 महीने के लिए रोक सकें तो। देखिए ना अंकल, आसपास मकान ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा और मिड टर्म में मैं दूर नहीं जाना चाहता। वैभव की पढ़ाई और उसके स्कूल का हर्जा हो जाएगा। बस 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं वैभव का स्कूल खत्म होते ही चला जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू अंकल। जी
रामनाथ जी आश्वस्त थे कि शक्ति बेहद आसानी से उनका मकान खाली कर देगी, पर वो नहीं जानते थे कि अब उन पर और उनके घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हाँ भाई, आ रहा हूँ, सब्र करो ना थोड़ा। क्या आप ही रामनाथ जी हैं? भाई रामनाथ, बोलिए। आपके लिए नोटिस है, आपको ये घर खाली करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। क्या? घर की मालकिन शांति देवी ने आपके खिलाफ केस दायर किया है। आप कई महीनों से किराया नहीं दे रहे और कब्जा करके बैठे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये घर मेरा है, मैंने बनवाया है ये घर, मुझे कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। कोई शांति वांति का घर नहीं है ये। क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें? मैं भी लॉयर हूँ, पेपर्स दिखाइए। देखिए, अगर आप लॉयर हैं तो आप समझ सकते हैं। इनको कोर्ट ने 48 घंटे का वक्त दिया। देखिए ये पेपर्स, ये घर शांति देवी का है और इन्हें निकलना होगा। ऐसे कैसे निकलना होगा? ये ठीक कह रहे हैं अंकल। क्या? आपको ये घर खाली करना होगा। क्या? जी। क्या? अंकल, क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर को बुलाओ। अरे संभालो अपने आप को, क्या हो रहा है आपको? मेरा मकान आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए। हाँ अंकल, मैंने छानबीन शुरू करवा दी है और कोर्ट से स्टे भी ले लिया है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ऐसे कैसे कोई आपका मकान आपसे छीन लेगा? देखिए, ऐसे फ्रॉड से कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए अंकल, और फिर हम एक साथ मिलके पुलिस स्टेशन चलेंगे। शालिनी, जी पापा। मैंने कहा था ना, इंसान पहचानने में गलती नहीं हुई है मुझसे। जी पापा। खुश रहो बेटा। देखिए, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? मामला अदालत में है और कोर्ट ने स्टे भी दे दिया है। स्टे इसी बिहाफ पे मिला था कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ है और वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल मामला फिर खुलेगा। हम चाहते हैं कि आप इस मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें, मालूम तो चले ये फ्रॉड किया किसने है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। नमस्कार रामनाथ जी। नमस्कार। नमस्ते। रामनाथ जी, आप? हाँ जी, मैं ही हूँ रामनाथ, लेकिन मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे? आप हमें जानते नहीं है। वैसे आपके मकान का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था ना? बेटा, चल रहा था नहीं, चल रहा है। तो कितने में खरीदा था वो मकान आपने? ये कोई कुल मिला के 10 लाख रुपए। तो आप एक काम कीजिए, 10 लाख रुपए लीजिए और ये समझ लीजिए कि आज तक आप उस मकान में फ्री में रह रहे थे। मकान खाली कर दो अंकल, समझे? मतलब सीधा साधा अंकल, क्यों बुढ़ापा खराब कर रहे हो? पार्क में जॉगिंग करना अलग बात है और कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते हुए आपको नानी याद आ जाएगी। नानी, अगर तुम लोग यहाँ से चले नहीं गए ना तो मैं चिल्लाकर पुलिस को बुला लूंगा। शोर मचाने के अलावा और आप कर भी क्या सकते हैं? 10 लाख का ऑफर दे रहे हैं, मान जाइए, आगे आपकी मर्जी। चलते हैं। तो अब बदमाशों की मदद लेनी शुरू कर दी उन्होंने। धमकाना चाहते थे मुझे, लेकिन मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करने के लिए पता नहीं कितनी धमकियां मिली हैं मुझे। इनको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? पर पापा, आप अकेले क्या क्या करेंगे? अपनी सेहत देखिए, अपनी उम्र देखिए, दिल का दौरा पड़ चुका है आपको। हमारी उम्र का ही तो फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग। उनको लगता है कि ये बुजुर्ग आदमी है, कहाँ कचहरी के चक्कर लगाएगा। लेकिन मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, एक एक पैसा इकट्ठा करके ये मकान बनाया है, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा मैं। और फिर शक्ति भी हमारे साथ। क्यों बेटा? मैं हूँ आपके साथ, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गया था, उन्होंने पूरी तफ्तीश कर ली है। मकान के सारे पेपर्स बिल्कुल सही हैं उस शांति के पास। कौन है ये शांति देवी? बेटा, शक्ति, कोई इलाज तो होगा इसका। मैं आपके साथ हूँ अंकल, पर लीगली इस मामले में
मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए, उनके पेपर्स बहुत स्ट्रांग है। आई एम सॉरी, पर कल स्टे की आखिरी तारीख है। उसके बाद आपको ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानिए अंकल, अभी कुछ दिन शांति बनाए रखिए, क्योंकि पुलिस और लॉयर के काम में रुकावट डालने के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है अंकल। प्लीज, चलता हूँ। पापा, आप प्लीज घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए हमें ये घर खाली करना ही पड़ेगा। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई संजोकर अपने घर के जिस सपने को रामनाथ जी ने साकार किया था, वो उनकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। रामनाथ जी टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। ऊपर से जितने मुंह उतनी बात। कोई कहता रामनाथ जी ने विवादित प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई कहता उन्होंने बेईमानी की, और बच्चे कहते कि सब कुछ भूल जाए। लेकिन जिंदगी भर की जमा पूंजी और अरमान जिस घर में बसे हों, उसे भला कोई कैसे भूल जाए। रामनाथ जी के दिल में यही टीस बार बार उभर रही। उनके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, शांति। वही शांति जिसके नाम अब रमा निवास हो चुका था। आखिर कौन थी ये शांति? रामनाथ जी ने तय कर लिया था कि वो शांति देवी को ढूंढकर ही रहेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। नमस्कार। नमस्ते जी, कौन चाहिए आपको? जी, शांति देवी जी हैं क्या घर? मैं ही शांति देवी हूँ, बोलिए। थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत थक गया हूँ, दूर से आए। पानी? लेकिन आप ऐसे मेरे घर में? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछता हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? मतलब? कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके मैंने एक मकान बनवाया था, क्यों छीन लिया तुमने मेरा मकान? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मुझसे? क्यों किया तुमने ये सब? अरे बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? आप रामनाथ? रामनाथ, वो रामनाथ जिसने इतने सालों में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारी वजह से अपने दामाद और बेटी के घर में पड़ा हुआ है। पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ता है, वकीलों के सामने हाथ जोड़ता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। इस दरवाजे पर जान दे दूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से जब तक तुम ये नहीं बता देती कि ये सब तुमने क्यों किया। ये शक्ति यहाँ? ये मेरा भाई हूं मैं इसका। तुम? हाँ, मैं सोचा था इस बुढ़ापे में क्यों तकलीफ दूं तुझे। तेरा घर टूटा, सपना टूटा, विश्वास ना टूटे, पर नहीं, खुजली है ना तुझे, यहाँ तक आ गया। ज्यादा गहराई में जाने से कभी कभी मोती नहीं, कीचड़ हाथ लगता है। 4 साल मैंने तेरी देखभाल की, उतनी तो तेरी बेटी ने भी नहीं की हो, और जितना भरोसा तूने मुझ पे किया, अपनी बेटी पर भी नहीं किया होगा, है ना? पर मुझे अब भी तेरे बुढ़ापे पर तरस आता है। सालों की कमाई थी तेरी। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, इसीलिए तुझे समझा रहा हूं कि 10 लाख पकड़ और साइड हो ले, वरना कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जाएगा तू। लेकिन तुमने ये सब अथॉरिटी लेटर याद है? बेटा, ये अथॉरिटी लेटर
और ये बिजली का बिल। मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है उसे पावर ऑफ अटॉर्नी में बदलना। बेच दिया मैंने मकान अपनी बहन के नाम पर, कब्जा मेरा ही है। अच्छा एक बात सोच, दिमाग लगा के सोच, ऐसा क्यों हुआ कि जिसका वो मकान था उसे उस मकान से निकाल दिया गया और जो वहां किराएदार था उसे नहीं निकाला गया? अब भी वक्त है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू मेरा। 10 लाख ले और मामले को रफा दफा कर। चल अब घर जाके ढंग से सोचना, तेरी बेटी और दामाद भी यही कहने वाले हैं। चल जा। आप समझते क्यों नहीं पापा? मेरी बात मानिए, 10 लाख ले लीजिए। शालिनी ने ठीक कहा था, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दे दिया ना धोखा उसने। पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग यहाँ आ ही गए, घर तो है ही, आप यहीं रहिए। सोचिए जैसे वो मकान कभी आपका था ही नहीं। प्लीज पापा भूल जाइए सब कुछ। भूल जाऊं और खुला छोड़ दूं उस अपराधी को जो कहने के लिए कानून का रक्षक है, लेकिन उसी कानून का इस्तेमाल करके हम जैसे भोले भाले लोगों को ठगता रहे वो, ताकि एक और रामनाथ अपना घर खो बैठे और अपनी बेटी के घर में आकर रहने लगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बेटा, और सच में कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथ कोई आए ना आए, लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं ऐसे अपना घर जाने नहीं दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा अपना घर। सुनिए, आपका टिफिन। आपको बाहर खाने के लिए मना है ना? कोई बात नहीं, मैं ये समझूंगी कि आपकी नौकरी 1-2 साल और बढ़ गई। पर एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मैं आपके साथ इसलिए नहीं हूँ कि मुझे वो घर चाहिए। मैं आपके साथ इसीलिए हूँ कि मैं अपने ईमानदार पति को टूटते हुए नहीं देखना चाहती। लड़िए, जी जान से लड़िए, बस मन से मत टूट जाइए। मैं आपके साथ हूं। ये वो डील के पेपर हैं जो किराए के लिए, और इसी में वो भी पेपर्स हैं जो उसने फॉर्जरी करके बन।
तो अब ठीक है, कल आप आ जाइए, हम केस फाइल कर देते कल। कल कितने बजे आ जाऊं? कल इसी टाइम पे। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्ते। आई एम सॉरी रामनाथ जी, मैंने आपका केस स्टडी किया है। आपके साइन किए हुए पावर ऑफ अटर्नी से उसने घर बेचा था। हम लीगली कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इस वक्त आपका कब्जा होता था उस प्रॉपर्टी पर तो हम शायद कोर्ट से लंबा स्टे ले सकते थे, लेकिन आपने वो कब्जा भी छोड़ दिया। अब ये भी नामुमकिन है। आई एम रियली वेरी सॉरी। वकील साहब, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है तो आई एम सॉरी। ठीक, थैंक यू। रामनाथ जी हर उस वकील से जाकर मिले जहां से उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन किसी को भी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता ना देखकर वो निराश नहीं हुए और उन्होंने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला कर लिया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते पापा? जब लॉयर्स ने हाथ खींच लिए तो आप क्या कर सकते हैं? उनसे ज्यादा कानून जानते हैं क्या आप? नहीं बेटा, उनसे ज्यादा कानून तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जिस चीज पे मेरा हक है वो मुझे मिलनी चाहिए, बस। पर पापा, आपने खुद ही ने तो अथॉरिटी लेटर दिया था उसको। वही तो, गलती आप करें, लेकिन फिर हम क्यों? मैं मानता हूं कि गलती मेरी थी, तो भुगतूंगा भी मैं, और इसकी वजह है मेरे पास। अगर शक्ति का केस इतना स्ट्रांग होता तो वो बार बार मुझे 10 लाख रुपए की लालच नहीं देता। इसका मतलब है कि उसके केस में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, और मुझे वो कमी ढूंढ निकालनी। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मेरा खुद का मामला है, मैं खुद निपट लूंगा। बस आप दोनों जा सकते हैं, जाओ बेटा। रामनाथ जी जान चुके थे कि शक्ति सिंह के बार बार लालच देने के पीछे कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी छिपी थी, और इस कमजोरी को ढूंढ निकालने के लिए उन्होंने कानूनी किताबों का सहारा लिया और साथ ही साथ इनकम टैक्स ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस जाकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। रामनाथ सिन्हा विरुद्ध एडवोकेट शक्ति सिंह, मामला क्या है? मिलॉर्ड, मामला आपके सामने है। रामनाथ जी ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी अपना मकान बेचने के लिए। मैंने ऐसे ही किया और पैसे इन्हें दे दिए, लेकिन मिलॉर्ड उसके बाद उन्होंने मकान खाली करने से इनकार कर दिया और अब फॉर्जरी का झूठा इल्जाम मुझ पर और मेरी बहन पर लगा रहे हैं। इट्स ओपन एंड शट केस, क्योंकि ये सारे पेपर्स कानूनी, महज लालच में आकर रामनाथ जी ऐसा कह रहे हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। रामनाथ जी, आपके वकील। सर, माफी चाहता हूं, मैं इस केस को लेकर के जितने भी वकीलों से मिला, उन्हें भी, जैसा कि शक्ति सिंह को भी लगा कि इस केस में कोई दम नहीं है, तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने फैसला लिया कि इंसाफ की गुहार मैंने की है तो लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगा। मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इंसाफ मिलता है। मिलॉर्ड, ये कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रामनाथ जी, आप सीधे सीधे मुद्दे की ही बात करें। सर, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। 4 साल पहले मैंने शक्ति सिंह जी को अपने घर के पीछे का पोर्शन किराए पर दिया था। गलती मुझसे ये हुई कि 1 साल के बाद मैंने उस डील को रिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये भला आदमी है। दूसरी गलती मेरी ये है कि मैंने घर के किसी काम के लिए, इन्होंने घर के पेपर्स मांगे तो मैंने घर के पेपर्स और अथॉरिटी लेटर्स ये सब इनको सौंप दिए, और इन्होंने धोखा दे करके पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई और बिना मुझे बताए मेरा घर शांति, जो इनकी बहन है, उनको बेच दिया। आपके पास कोई सबूत है? लॉर्ड, सबूत तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि अदालत उस पर ध्यान दे, अगर इजाजत है तो। परमिशन ग्रांटेड। सबसे पहले तो मैं ये पेपर दिखाना चाहता हूं जो हमने साइन किए थे। सर, मेरा दावा है कि ये निरस्त हो चुकी है, क्योंकि इस पर लगने वाले स्टैम्प ड्यूटी 2% जो लगती है वो लगाई नहीं गई। इस बारे में कुछ कहना है आपको शक्ति सिंह जी?
मिलॉर्ड, हो सकता है कि जल्दबाजी में दिमाग से निकल गया हो, पर इसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सर, मतलब है इसके मंसूबों में, इसकी नीयत में। दूसरी बात ये, इन्होंने सर जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया वो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्टर्ड नहीं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी इनको किसी भी प्रॉपर्टी की देखभाल करने का हक देता ही, उसे बेचने का हक नहीं देती। इस बारे में कुछ कहना है आपको शक्ति सिंह जी? मिलॉर्ड, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इनकी मुझे फंसाने की साजिश है। कमाल है सर, एक आम आदमी फंस सकता है लेकिन ये तो वकील हैं, इन्हें तो ध्यान रखना चाहिए। और जज साहब, अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। ये वो पेपर हैं, ये सेल एग्रीमेंट, जिससे ये पता चलता है कि ये मेरा मकान मेरी मर्जी से इनकी बहन शांति देवी को बेचा गया रुपए 30 लाख रुपए में। ठीक है, उस 30 लाख रुपए का जो चेक दिया गया उसमें मेरे अकाउंट में उसका कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब है कि ये लेन देन झूठा था। ये गलत है मिलॉर्ड। अगर रजिस्ट्री हुई है 30 लाख की तो पेमेंट कैश में भी हो सकता है। तो मतलब यह है कि आप मानते हैं कि 30 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है? हाँ, और वो पैसे मैंने ही आपको दिए थे। ठीक सर, मैं मान लेता हूं कि मैंने पैसे लिए, लेकिन ये 30 लाख रुपए का पेमेंट जिसने भी किया वाइट मनी में, उनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? मैं चाहूंगा कि इनकी बहन शांति देवी गवाही के लिए यहां पर आए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू सर। शांति देवी जी, जी, आपने शक्ति जी को 30 लाख रुपए दिए मुझे देने के लिए, कैश? हाँ, वो मैंने पूरे दिए। ये 30 लाख रुपए आपके पास कहां से आए? वो मेरे पति के बचत में से थे। बचत में से थे? मिलॉर्ड, शांति जी का कहना है कि वो 30 लाख रुपए इनके पति की बचत में से थे। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पति एक सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी नौकरी को लगभग 15 साल हुए हैं। ये उनके बैंक का स्टेटमेंट, और इनके भत्ते और सैलरी को मिलाकर के जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो करीब 14.5 लाख रुपए है। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि इतने सालों इन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, हवा पानी खाकर किए हैं, लेकिन फिर भी 15.5 लाख रुपए कहां से आए? मैं ये जानना चाहता हूं। जाहिर है कि वो गैर कानूनी तरीके से आया होगा या रिश्वत के होंगे, जिसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं दिया गया। इस हिसाब से इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना शांति, अपने इस चक्कर भाई के लफड़ों में मत फंस। नकली पेपर बना के मकान खुद डकार गया, तो हमें फंसा रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरे भैया ने जहाँ जहाँ साइन करने के लिए कहा, मैंने वहाँ साइन किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या आपकी बहन भी झूठ बोल रही है शक्ति सिंह जी, या फिर वो भी रामनाथ जी के साथ मिली हुई है? जो लॉ की डिग्री इसको कानून की रक्षा करने के लिए दी गई थी, उसको इसने हथियार बनाया मेरा गला काटने के लिए। इसमें इसकी गलती नहीं है, समाज की सोच ही ऐसी हो गई है सर। हाँ, जब सड़क पर नौजवान मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं फर्राटे से, किसी भी बुढ़े को देख करके बोलते हैं कि ए बुढ़े संभाल के चल, शमशान जा रहा है क्या? ऐसी ऐसी तो बातें बोलते हैं। ये हाल हो गया है सर। इस शक्ति सिंह ने भी यही सोचा, ये बुढ़ा हो गया है, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूं, और इसके साथ साथ सारे नौजवानों को बता देना चाहता हूं सर, कि जिन कंधों पर ये देश की तरक्की का बोझ लदा मानते हैं ना, उन कंधों को ताकत हम ही लोगों ने दी है। और मैं भरी अदालत में ये कह रहा हूं सर, कि आज भी इस बुढ़ापे में भी मैं अपनी सेकंड इनिंग लड़ने के लिए तैयार हूं।
ये साबित हो गया है कि रामनाथ जी के विश्वास का फायदा उठाकर फर्जी कागजात बनाकर शक्ति सिंह ने उनका घर छीना। लिहाजा ये कोर्ट हुक्म देती है कि रामनाथ जी के घर का कब्जा उन्हें फौरन लौटाया जाए और साथ ही साथ बार काउंसिल को आदेश देती है कि वो शक्ति सिंह का रजिस्ट्रेशन रद्द करें और पुलिस को हुक्म देती है कि वो शक्ति सिंह के खिलाफ दफा 420 मानहानि, मानसिक प्रताड़ना और फोर्जरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करे और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। थैंक यू सर। रामनाथ जी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए शक्ति को आईपीसी की धारा 420, 464 और 468 और उन्हें डराने धमकाने के लिए धारा 195 के तहत कड़ी सजा दी गई। अगर विश्वासघात गलत है तो किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना भी उतना ही गलत है। विश्वास बरकरार रखने के लिए हम अपनी सतर्कता, अपनी सोच समझ को ही दांव पर लगा दें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर इसी तरह की लापरवाहियां अपराध को निमंत्रण देती। भरोसा करना और भावनाओं में बह जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनके बीच बेहद बारीक लकीर है और इस फर्क को समझना हमारी सबसे बड़ी सावधानी है। घर, प्रॉपर्टी, जमीन, इन्हें लेकर सदियों से झगड़े होते आए। रामनाथ जी ने अपनी लड़ाई तो जीत ली, लेकिन उनकी ये जीत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक दी। अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी अहम जानकारियां या कागजात किसी को भी सौंपने से पहले सावधान रहें, क्योंकि जो गलती रामनाथ से हुई वो कहीं हम में से किसी से ना हो जाए। शक्ति जैसे लोग कानून के सारे दांव पेच भली भांति जानते हैं और उनका अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। एक वकील होने के बावजूद शक्ति सिंह ने अपने कानून के ज्ञान का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया और वकालत जैसे सामान्य पेशे पर कलंक लगाया। लेकिन सभी वकील शक्ति सिंह जैसे नहीं होते। ज्यादातर अपने पेशे को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने ज्ञान का इस्तेमाल आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए करते हैं। और ऐसे ही मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को कानूनन रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपराध कर रहे हैं। मकान किराए पर देते वक्त लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट ठीक से बनवाएं, उसे रजिस्टर करवाएं। लेकिन अक्सर लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए इन एग्रीमेंट्स को रजिस्टर नहीं करवाते। ध्यान रहे, आपकी जरा सी लापरवाही से कोई आपकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई हड़प सकता है। इसीलिए सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।